हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने कहा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। फिर आपका जो भी नाम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका तो वो नाम लिख दीजिएगा आप इसके अंदर। उसके पश्चात आपकी कक्षा आ जाएगी, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो वो कक्षा लिख दीजिएगा। और जो आज का जो अपना विषय है वो है विज्ञान, तो विज्ञान विषय के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। दिनांक लगा दीजिए, कालांश लगा दीजिए और समयावधि हो जाएगी आपकी 30 मिनट। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है पदार्थ की संरचना। जो पदार्थ की संरचना के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं तो हो जाएगी आपकी पदार्थ की संरचना प्रकरण। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। और शिक्षण के उद्देश्य लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा या बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो 2 कॉलम बना दीजिएगा, शिक्षण उद्देश्य, एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। और जो ये दोनों शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक और अवबोध, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट शिक्षण के उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग शिक्षण के उद्देश्य को लिखेगा आप, छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की संरचना से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको चौथा जो शिक्षण उद्देश्य है वो आता है कौशल। तो कौशल को लिख लीजिएगा, आप छात्र की पदार्थ की संरचना से प्राप्त जानकारी कर सकेंगे। 5वां है अभिरुचि। छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में विचार विमर्श कर सकेंगे। इसके पश्चात आता है छठवां आता अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में आप लिखेंगे छात्र पदार्थ की संरचना से के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र प्रकार की संरचना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट आता है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि आप बच्चों को या शिक्षक बच्चों को जो पाठ पढ़ाता है या छात्र अध्यापक बच्चों को जो पाठ पढ़ाता है उसको पढ़ाते समय या शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनकी सहायता करती है शिक्षण में, तो वो हो जाती है शिक्षण सहायक सामग्री। चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट हो गया इत्यादि सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी पदार्थ की संरचना के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। और जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिखिएगा 2 कॉलम बना ले, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी बनकर निकलेगी। कहने का मतलब जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। तो इसके अंदर छात्र अध्यापिका से बच्चों द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका प्रस्तावना प्रश्न के अंदर कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न पूछ सकती है। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो छात्र अध्यापक ने पूछा हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। पदार्थ की पहचान किन ज्ञानेंद्रियों द्वारा की जाती है, तो बच्चे उत्तर देंगे त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा वस्तुओं की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो बच्चे उत्तर देंगे स्पर्श करके की जाती है। स्पर्श के अतिरिक्त वस्तुओं को कैसे पहचाना जाता है, बच्चे उत्तर देंगे दृश्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचाना जाता है। तो 5वां प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा पदार्थ को देखने पर कितनी आवश्यकताओं या अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए इस प्रकार से समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हेडिंग लगा लिए और इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हेडिंग लगाने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो लिखेंगे आप, उस पर चलेंगे अपन। आपकी अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के छात्र अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इसमें दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है विधि और 5वां है श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आपको 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको जो शिक्षण बिंदु लिखना है पदार्थ या द्रव्य शिक्षण बिंदु लगा लीजिए। और इसके अंदर छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करनी है। तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा। किसी वस्तु के भार को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे उत्तर देंगे द्रव्यमान या ग्राम के नाम से जाना जाता है।
द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे ग्राम या किलोग्राम होती है। तो पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न का समाधान छात्र अध्यापक का तो आज किया जाएगा। और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप उसके जो गुणधर्म है पदार्थ के, वो गुणधर्म लिख लीजिएगा। और छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे आप हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे जल, हवा, नमक, किताब, कंप्यूटर आदि। इसके पश्चात आगे लिखेंगे आप छात्र अध्यापक का कथन के अंदर आदि सभी द्रव्य या पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, इसका अर्थ है कि इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है उसका आयतन होता है। द्रव्यों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्यों के कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आप ये हो जाएगा छात्र अध्ययन का दिया गया प्रस्तुतिकरण। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर, श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो पदार्थ के जो गुण हैं या जो द्रव्यमान जो उसके गुण होते हैं, वो गुणों को आप लिख देंगे, उसके गुणधर्म। इसके जो बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया कि जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं। कहने का मतलब उसका ध्यान जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उसी पर केंद्रित रहे। इस वजह से छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोध प्रश्न मैंने लिखा है, तो आप इन बोध प्रश्नों को लिख लीजिए। जैसा है द्रव्य के कणों के मध्य कैसा स्थान रहता है? तो बच्चे उत्तर देंगे स्थान रहता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही उसका अधिक और क्या होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार से आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिए। बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु है कणाद सिद्धांत, तो द्वितीय शिक्षण बिंदु लिख लीजिएगा आप शिक्षण बिंदु के अंदर कणाद सिद्धांत। तो कणाद सिद्धांत के बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो विकासात्मक प्रश्न से छात्र अध्यापक का शुरुआत करेगी। तो विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है पदार्थ किस छोटी इकाई से मिलकर बना होता है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे कणों द्वारा। विधि कौन सी चल रही है? आपकी प्रश्नोत्तरी विधि चल रही है। कणों का आकार कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों का सिद्धांत किसने दिया? तो बच्चे उत्तर देंगे कणाद ने दिया। तो कणाद के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे आप छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले ही 1500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रदर्शित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि यह कण सामान्यतः संयुक्त रूप से। इसके पहले नेक्स्ट लिखने पर आपको जो विद्यार्थी क्रिया है उस विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी चल रही है? आपकी व्याख्यान विधि। और जो उसका जो कॉलम है शिक्षण विधि वाला, सॉरी श्यामपट्ट वाला कॉलम, उसमें आप लिखेंगे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु कण को क्या कहा? परमाणु कहा। तो ये हो जाएगा किसके बारे में? कणाद के बारे में उसके चीज़ें हो जाएगी। तो जो इसका जो पूरा प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा आप इस यहाँ से। और इसके पश्चात जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिएगा। बोध प्रश्न है भारतीय दार्शनिक बकुदा कात्यायन ने कणों के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने जो कहा वो कह देंगे कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर दे देंगे कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सूक्ष्म कणों को क्या कहा? तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि परमाणु कहा। विधि कौन सी चल रही है? आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आपका कणाद, उसके ऊपर। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, या जो नेक्स्ट आपका जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा परमाणु। तो परमाणु शिक्षण बिंदु डाल लीजिए और इसके अंदर लिखिए विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। द्रव्य को विभाजित करेंगे तो क्या होगा? तो बच्चे उत्तर देंगे छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में किसका निर्माण होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो परमाणु के बारे में विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और प्रश्नोत्तरी विधि किसी चल रही है? विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे इसका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण लिखिएगा आप। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक का मिश्रण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्म कण है। इसका आकार लगभग 10 की पावर -10 मीटर परास होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु अणु व आयन होते हैं। ये अणु
आयन अथवा अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो महत्वपूर्ण बात है उसके अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे, परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्म कण है, इनका लगभग 10⁻⁻10 मीटर परास होता है। और बहुत प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए और बहुत प्रश्न के अंदर आप प्रश्न लिख लीजिएगा। परमाणु का आकार कितना होता है, तो बच्चे होते हैं 10⁻10 मीटर परास का होता है। इस प्रकार से ही हो जाएगा आपके क्या, बहुत प्रश्न हो जाएंगे। बहुत प्रश्न के अंदर दूसरा बहुत प्रश्न भी आप लिख लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जो बहुत प्रश्न है वो क्यों पूछे जाते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं। तो बहुत प्रश्न के बारे में आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात आप हेडिंग डाल लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए और मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालकर लिखिएगा आप मूल्यांकन प्रश्न के बारे में। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न जो पूछे जाते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं ताकि वो बच्चों का मूल्यांकन कर सके कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना हद तक सीखा या कितना ग्रहण किया है। इस चीज़ को जांचने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। कि मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका को फीडबैक मिल जाता है या पुनः पुष्टि मिल जाती है कि उसने बच्चों को जो पढ़ाया है वो कितना उन्होंने सीखा या कितना उन्होंने ग्रहण किया है। तो इस चीज़ को जांचने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, जैसे अबसदा वाले, रेगिस्तान वाले, सत्य वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, मिलान चिन्ह वाले, किसी भी प्रकार के छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बनाए तो आप भी उसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया सामान्य कण किस रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से जो भी सही है उसमें छात्र अध्यापक उसको टिक लगा देंगे। अविभाज्य सूक्ष्म कण खाली स्थान कहते हैं, तो ये हो जाएगा रेगिस्तान वाला। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने सारे प्रश्न बनाए तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। एक बार मैं आपको सारे प्रश्न बोल के बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न है, आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, महर्षि कणाद ने परमाणु की पहचान कैसे की। पांचवा प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके मूल्यांकन प्रश्न। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य हेडिंग डाल लीजिए और गृह कार्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप जो बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं तो आप बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया। कहने का मतलब जिस कठिनाई के आधार पर आपने बच्चों को पढ़ाया उस कठिनाई के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का क्या कर सके, सदुपयोग कर सकें। तो गृह कार्य मैंने दिया है, द्रव्यों के गुणधर्मों को लिखिए, परमाणु किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमारे चैनल बॉक्स में कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।